हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है मोशन, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में है। फर्स्टली हम लोग इसका देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट इसके कवर कराएंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज इसका पहला जो टॉपिक है इसका नाम है डेस्क्राइबिंग मोशन, और इसके बाद हमारा नंबर 1 टॉपिक है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी रोज की जिंदगी में हमारे पास काफी ज्यादा जो वर्क हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोशन। जैसे कि आप कोई एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं बस में घूमने जा रहे हैं तो आप बस में बैठे हैं तो आप पैसेंजर कहलाएंगे। और अगर आप किसी बाहर वाले इंसान को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्ट पे हैं और वो जो आदमी बाहर जा रहा है चलकर वो मोशन पे है। इसलिए लगता है आपको ऐसा क्योंकि आप बस में बैठे हैं और जो हमारी बस है वो मोशन कर रही होती है, जबकि आप लोग जो पैसेंजर होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, जो कि बस के अंदर आपको लगता है। जैसे कि हम लोग कुछ चीजों के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, अर्थ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट, अर्थ, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स। मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं। फर्स्ट वन इज प्लेनेट, सेकेंड वन इज अर्थ, एंड थर्ड वन इज बर्ड्स, एंड फोर्थ वन इज इंसेक्ट, एंड फिफ्थ वन इज एनिमल्स। तो हम लोग वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली, जब हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा सोलार सिस्टम होता है जिसमें कुछ इस टाइप की प्लेट्स फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये इनका सोलार सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है, जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप लोग मान के चलिएगा ये सन है, यहाँ पर आप लोग मान के चलिएगा कुछ प्लैनेट्स होते हैं कुछ कुछ दूरी पे, कुछ यहाँ होते हैं कुछ यहाँ होते हैं, ये वन लाइन में नहीं होते हैं। और यहाँ पर आप मान के चलिएगा ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी अर्थ है। तो जब हमारी अर्थ में कोई भी सीजन में हमारे पास बदलाव आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सीजनल चेंज। सीजनल चेंज क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास अर्थ होती है, जो हमारे पास अर्थ जब रोटेट करती है ना, जैसे कि अगर हमारी अर्थ है तो ये रोटेशन को परफॉर्म करती रहती है। अगर हमारी अर्थ है, इसने रोटेशन को यहां से स्टार्ट करा तो ये वंस अगेन यहीं पर आकर स्टॉप होगी। पर ये यहाँ पर ये जो प्रोसेस इसमें हो रही है कंटिन्यूसली, ये यहाँ पर आकर स्टॉप नहीं होगी, ये इसी तरह लगातार चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे सीजनल चेंज आते हैं। यानी हमारे जो मौसम बदलते हैं, जैसे कि बारिश हो गई, बारिश के बाद हमारे पास पतझड़ आ गया, पतझड़ के बाद सर्दियां आ गई, जो बीच बीच में हमारे मौसम का बदलाव हमको देखने को मिलता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही मिलता है। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो इसी चीज की वजह से हमारे पास हमको ये देखने को मिलता है कि डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आगे के एग्जांपल्स की ओर। तो ये भी मोशन को शो करती है। फिर चलिए चलते हैं बर्ड्स की तरफ। जो हमारे पास बर्ड्स होती हैं, यानी जो चिड़िया होती हैं, वो फ्लाई करती हैं, तो ये भी उनका एक मोशन होता है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो भी फ्लाई करते हैं और अपने प्रे को खाकर अपना फूड साइकिल को परफॉर्म करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो भी मोशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉयन को ही देख लीजिए। लॉयन होता है तो वो अपने जब तक शिकार नहीं कर लेता तब तक उसका फूड उसको नहीं मिलता है, इसीलिए ये कार्निवोरस की वैरायटी में आता है।
तो और ये जो इंसेक्ट वगैरह हैं, ये भी कुछ कार्निवोर भी होते हैं और कुछ हर्बीवोर भी होते हैं। और ये बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कुछ ओमनीवोरस भी होती हैं, हर्बीवोरस भी होती हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और भी काफी चीजें होती हैं जो मूवमेंट को शो कराने में पॉसिबली अपना मूवमेंट दिखाने में जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें आप लोग एक्सेट्रा है। जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जब इसमें हम लोग कोई भी रिएक्शन को फॉर्म कराते हैं, तो ये हमारे एटम्स होते हैं, ये उस रिएक्शन के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। अगर रिएक्शन फास्ट होती है तो ये लोग अपनी मूवमेंट को फास्टली दिखाते हैं, और अगर रिएक्शन स्लो होती है तो ये काफी ज्यादा स्लो अपनी रिएक्शन को दिखाते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर में होते हैं, उनका भी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और भी किसी केमिकल में मॉलिक्यूल्स आप समझ सकते हैं, ये भी अपना मोशन शो कराते हैं। आगे चलते हैं। ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से पढ़ाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ही मस्ट होती है 9th और 10th क्लास में। आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। पर आप लोग अगर चाहें तो आप रेफरेंस बुक को लेकर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आपका एक न्यूमेरिकल का वीडियो भी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं जरूर लेकर आऊंगा, हमारे इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। फिर इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है, जो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स होता है और गैलेक्सीज होती हैं, ये हमारे मोशन को शो करती हैं। पर इसमें यह बताया जा रहा है, जो गैलेक्सी होती है उसमें तो मोशन हर समय चलती रहती है। तो हमें ये प्रिसाइब करना है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट मोशन को शो कराता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है, पर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक मोशन का यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर एक चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट है, चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट, चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट, चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट flowing of air और एक्सेट्रा। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट। तो इसमें ये पूरा एग्जांपल हमारे पास दिया गया है। इसमें चेयरिंग मूवमेंट ऑफ डस्ट है और फ्लोइंग ऑफ एयर है। ये हमारे पास दो कंडीशन है, जिसमें हम लोग अगर हमारी मूवमेंट होती है डस्ट की एयर में तो हम लोग उसको सीन नहीं कर पाते हैं, पर उसको हम लोग फील जरूर कर पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो डस्ट है ये भी मोशन में है और ये फ्लोइंग ऑफ एयर भी मोशन में है। इसे हम लोग केवल फील कर सकते हैं, इसको हम लोग विजिबली नहीं देख सकते हैं। तो आप लोग एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमारे पास कोई ट्री है
ये सोइल है नीचे, ये यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये ट्री का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर हमारे पास हेल स्टॉर्म आ गया, हेल स्टॉर्म आ गया यानी हेल स्टॉर्म यानी तूफान आ गया, तो हमारे पास जो यहाँ पर विंड का फ्लो होगा, यानी जैसे कि आप लोग ये मानिए ये विंड का फ्लो है, ये विंड का फ्लो है, विंड का फ्लो, विंड फ्लो इज वेरी हाई प्रेशर। जब हमारे पास तूफान आता है या आंधी चलती है बारिश के मौसम के दौरान, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये सोइल में, आप जानते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो सोइल में अटैच होते हैं, फिर ये अपनी यहाँ पर जो इसकी जड़ें होती हैं जो कि जमीन में अंदर तक होती हैं, तो जब हमारे पास आंधी तूफान आता है तो हमारा पेड़ भी अपनी मूवमेंट को शो करता है, यानी ये हमारा पेड़ है इधर की तरफ भी झुक सकता है और हमारा पेड़ है इधर की तरफ भी झुक सकता है, यानी ये इधर उधर मूवमेंट को शो करता है जब हमारे पास आंधी आती है। पर आप लोग ये कहें कि ये पेड़ उखड़ सकता है तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो काफी ज्यादा गहराई में जाकर सोइल को होल्ड अप कर लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इसमें डैमेज नहीं हो पाता है। और ये इसको प्रोवाइड करती हैं कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स it provides them flexibility ये इसको काफी ज्यादा लचीलापन देता है, जिसकी वजह से हमारा पेड़ मूवमेंट को शो कराता है, यानी जब आंधी आती है तो हमारा पेड़ भी मोशन में आ जाता है। ये एग्जाम्पल भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने ये आपको केवल समझाने के तौर से यहाँ बताया है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आगे हमारे पास हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है जिसमें हमें बताना है, मैंने एक आपको अभी अभी एक चीज बताई थी, हाँ एक एग्जाम्पल है, उसको और समझने की कोशिश करिएगा। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं आपको रफली डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग ये मान के चलिएगा ये कोई कार है, ये कोई कार है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं मैंने रफली डायग्राम बनाया है। तो आप अगर इस कार में बैठे हुए हैं और आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, पर जब आप कार से बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज हैं ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तब आप लोग यहाँ जैसे आप लोग ये हैं, और जब आप लोग बाहर देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग आगे जा रहे होते हैं, ना कि ये ट्री पीछे जा रहे होते हैं। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलिएगा कि आप लोग एक कार में बैठे हुए हैं, तो आप लोग कार चला नहीं रहे हैं, आप चलाने वाले की बगल वाली सीट पे बैठे हैं, तो आप लोगों ने भी ये नोटिस करा होगा जब आप लोग किसी रोड से निकलते हैं और उसके रोड के दोनों तरफ यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए होते हैं, ये यहाँ तक आगे तक प्लांट्स लगे हुए होते हैं, रोड के चारों तरफ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों की मोशन, यहाँ पर आप लोगों की मोशन
दिखाई जा रही है। अगर आपकी कार आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को विजिबिलिटी होगी कि ये जो ट्रीज हैं ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप लोग जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जो हमारे पास प्लांट है वो मूविंग शो ही नहीं कर सकते हैं। केवल ये अपनी लीव्स के, केवल प्लांट्स लीव्स, ब्रांचेस, के ही थ्रू अपनी मोशन को शो करा सकते हैं, वरना इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो ये तो आपकी बिल्कुल बेवकूफी वाली बात हो गई कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहे हैं पेड़। और अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोग यहाँ से आ रहे होते, यानी यहाँ से कार आ रही होती और आप लोग यहाँ पर बैठे होते और आप लोग कार ड्राइव कर रहे होते, तब आपको यहाँ पर ऐसा लगता कि ये जो कार आपकी इधर आ रही है तो ये पेड़ हैं ये आगे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पेड़ हमारे से आगे जा रहे हैं, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पेड़ हैं ये बैकवर्ड जा रहे थे। अभी तो आपको लग रहा था कि ये बैकवर्ड जा रहे थे, अब आपको लगेगा ये टुवर्ड्स जा रहे हैं। आपको इस कंडीशन पे तो यहाँ पे ये बता रहे थे आप लोग कि यहाँ पर आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि ये जो हमारे ट्रीज हैं ये हमको आगे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पर ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये केवल इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग मोशन में होते हैं, ट्रीज रेस्ट में होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पे। इसमें ज्यादातर मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए हैं, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है एनसीईआरटी में। इसमें अगर मोशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं, जैसे कि कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन में होती हैं, इसमें हमारे पास एनसीईआरटी बुक में दो टाइप की मोशंस बताई गई हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास दो टाइप की मोशंस बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट मोशन, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट मोशन का तो आप लोग मतलब जानते ही होंगे, जो सीधी लाइन में मोशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट मोशन। और सर्कुलर मोशन जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगी अपने प्लैनेट्स में, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है हमारे सन की अराउंड और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है 1 ईयर में, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। या आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग किसी मंदिर गए और आपने वहां मंदिर पे भगवान जी की पूजा करी, तो आप लोग उस मंदिर के चारों तरफ चक्कर मारकर आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, यानी ये मंदिर के भगवान जी हैं। आप लोगों ने यहाँ से परिक्रमा लगाना शुरू करी, आप लोग फिर से यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारा टेम्पल है, मंदिर में आप लोगों ने दर्शन करा और आप लोग दोबारा से चक्कर लगा के आ गए, तो इस मोशन को भी हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आगे चलते हैं, मोशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। We describe the location of an object by specifying a reference point. तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि we describe any object location by their
रेफरेंस पॉइंट। आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये इसको हम लोग लिखा रहने देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टाइप है, ये आपको याद करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपका, जैसे कि आप लोग मान सकते हैं ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, ये आपका गांव हो गया। और यहां से अगर आप लोगों को स्कूल जाना है तो आपका स्कूल है जो वो 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। जब आप लोग इस रास्ते से होकर जाते हैं तो इस रास्ते के बारे में इसमें बुक में हमारे पास एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, ये रास्ता रेलवे स्टेशन के ही पास पड़ता है जहां पर हमारा स्कूल है। यानी हम लोग स्कूल जाएंगे तो वहां पर हमारा रेलवे स्टेशन भी पड़ेगा। फिर इसके बाद जब हम लोग 2 मीटर कवर करेंगे एक स्ट्रेट मोशन में तो हम लोग अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट विलेज से लेकर रेलवे स्टेशन होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। स्कूल हमारा रेलवे स्टेशन के ही पास है तो इसलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट ये भी होगा और ये भी होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां से हम लोग किसी चीज को स्टार्ट करते हैं और वहीं पर आकर हम लोग रुकते हैं। तो हम लोगों ने गांव से चलना शुरू करा और हमारी डेस्टिनेशन है स्कूल, हमारी डेस्टिनेशन है स्कूल, हमें पहुंचना है स्कूल जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है। तो यहां पर स्टेशन आना था, सॉरी, यहां पर रेलवे स्टेशन आ गया। फिर सो वी मूव ऑन फर्दर टॉपिक। इसमें हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं पर इसमें आगे भी कुछ डेफिनेशन टाइप दिया हुआ है तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं और कन्वीनियंस होता है जिसके द्वारा हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कहीं पर भी, उसके बारे में। तो हमें इसके बारे में हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की जगह के बारे में पता होना चाहिए। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा विलेज है और अगर हम लोग विलेज से स्कूल जाएंगे तो वो रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है तो हमारी डेस्टिनेशन है स्कूल, तो वही हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। और जो यहां पर रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड, reference point is called the origin, reference point is called the origin of the place। यानी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसमें यह बताया गया है कि ये हमारे पास काफी ज्यादा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में अकर होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एक मोशन का टाइप है, यानी एक प्रकार है मोशन का जिसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मोशन का व्यू लेते हैं। यानी अगर हम लोग सीधी लाइन में चलने की कोशिश करेंगे, यानी अगर हम लोग
स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करते हैं, यानी अगर हम लोग किसी जगह जा रहे हैं और हमारा वहां का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल की को मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यानी ये हमारा कोई, आप लोग मान के चलिएगा ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मूवमेंट हम लोग करा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में इसकी जब मूवमेंट होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, इसमें स्ट्रेट लाइन में उसकी मोशन हो रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में टूवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहा है, यानी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है आगे की तरफ। तो इसमें आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है थोड़ा, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ हमारी बुक में एक डायग्राम दिया गया है, मैं उसे यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पर 0 है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से 5 प्लेस मूव करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। तो यहाँ पर इसमें जैसा कि यहाँ पर दिया जा रहा है 0 और जो 25 है यहाँ पर दिया जा रहा है C और 35 पर दिया जा रहा है B, फिर दिया जा रहा है A, फिर इसके आगे की डिस्टेंस को किलोमीटर में बताया जा रहा है, किलोमीटर लिखाइए। अब इस एग्जाम्पल में ये बता रहा है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये 0 प्लेस से चलना स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन में। फिर इसमें ये बता रहा है कि ये हमारा जो 0 है यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये 0। ये अपनी यात्रा को शुरू करता है 0 से, जो कि हम लोग 0 को मान रहे हैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन ऑफ द कंडीशन, यानी यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 ही रेफरेंस पॉइंट है और 0 ही ओरिजिन है, यानी यहीं से शुरू होगा और यहीं पे ही खत्म होगा। तो हमारे पास यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे पास लेट A, B, C, यहां पर हमारे पास 3 एप्रोशिएट कंडीशंस हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्जेक्ट की लाइनिंग पाथ पर, ये हमारे पास कुछ कुछ दूरी पर रखे हुए हैं इस लाइन में। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा C से B पे, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा B से A पर, फिर ये A से B पर पहुंचेगा, B से C पर पहुंचेगा, फिर C से 0 पे आएगा। यही ओरिजिन से जाने का प्रोसेस है, यानी यहां से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये यहां से चलता है, फिर ये यहां से C से B पे जा रहा है और फिर ये इसके बाद यहां से आ रहा है, और सेम अपोजिट इसका
ये बी पे जाता है, फिर ये बी से सी पे जाता है, फिर यहां से इसके बाद ये डायरेक्ट अपने ओरिजिन पर फिर से पहुंच जाता है। फिर इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर बताया जा रहा है। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 35 किलोमीटर, पर हमारी पाथ लेंथ है 85 किलोमीटर, जो कि मैंने 60 तक रिप्रेजेंट करी है, पर इस एग्जांपल में 85 किलोमीटर तक बताया गया है। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये ध्यान दिया, जो ये मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट में मोशन शो नहीं करा सकता। ये जब ही शो कर सकता है जब यहाँ पर 0 होगा, और इसकी एक एप्रोशिएट कंडीशन होती है, जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होती है उसमें हमारे पास कवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 को कवर नहीं कर पाता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से 0 पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी फाइनल पोजीशन से हम लोग इनिशियल पोजीशन पर ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास बुक में दिया है OA प्लस AO इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर प्लस इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। ये हमारे पास फाइनल जर्नी आ गई है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।